नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। और ग्रुप 16 एलिमेंट को ही हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी बोल देते हैं। ओके, तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने के पहले हम लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, और उस लेक्चर का वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो उस वीडियो का लेक्चर को। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरुआत करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में जानते हैं कि किन किन बातों को देखना होता है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने के पहले बच्चों आप लोग जानो कि ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट है। ग्रुप 16 में है अपने पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। याद है आप लोगों को? तो इन सारे एलिमेंट्स में ये जो शुरू का 4 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो ये जो है नॉन मेटल है। लेकिन पोलोनियम जो है ये कैसा एलिमेंट कहलाता है? पोलोनियम इज एक्चुअली मेटल, और ये जो है दिस इज मेटल। और ये शुरू का जो 4 एलिमेंट है दीज आर एक्चुअली नॉन मेटल। ओके स्टूडेंट, अगर हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर यानी कि शुरू का जो 2 एलिमेंट है ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और इसी वजह से ये दोनों एलिमेंट कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाया जाता। ऑक्सीजन ऐसे फ्री स्टेट में पाया जाता है किस रूप में? O2 के रूप में। और वैसे सल्फर फ्री स्टेट में पाया जाता है किस रूप में? ये एसिड के रूप में, जिसे हम लोग पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर ये ऑक्सीजन और सल्फर जो होता है ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके या तो ऑक्साइड के रूप में और या तो सल्फर जो है सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। अगर हम लोग ग्रुप 16 के अलग अलग एलिमेंट के केमिकल रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम में केमिकल रिएक्टिविटी को आप लोग गौर से देखो तो केमिकल रिएक्टिविटी नीचे से ऊपर जाने पर केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ते चले जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर से नीचे जाओगे तो केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ेगा या फिर घटेगा? घटेगा। वैसे हम लोग पोलोनियम को आइसोलेट लेके चलते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में। आइसोलेटेड फॉर्म में लेकर चलने का मतलब ये हुआ कि हम लोग पोलोनियम को रेडियोएक्टिव सब्सटेंस मानते ही हैं और जानते हैं कि इसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम होता है। तो इस बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इन चीजों के बारे में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि ऑक्सीजन जो है ग्रुप 16 में बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो लेकिन ये सिर्फ ग्रुप 16 का बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं एलिमेंट नहीं है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट मतलब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो हम लोग हैलोजेंस को बोलते हैं। किसे बोलते हैं बच्चों? हैलोजेंस। हैलोजेंस में भी कौन? फ्लोराइड, फ्लोरीन जो है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब का सब सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कहलाता है पीरियोडिक टेबल का। लेकिन पीरियोडिक टेबल में इन सारे हैलोजन के बाद जो स्थान होता है वो होता है किसका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है नेक्स्ट मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट देन हैलोजेंस। के हैलोजेंस के बाद जो है किसका स्थान आता है बच्चों? हैलोजन के बाद ऑक्सीजन का ही स्थान आता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के रूप में। अब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ग्रुप के बाकी मेंबर से अलग जैसा प्रॉपर्टी कैसे शो करता है। तो यहां पर हम लोग हेडिंग देते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ किसका? बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनामेलस बिहेवियर करने का क्या मतलब होता है? एनामेलस के बिहेवियर के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि होता क्या है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं तो उन सबों का प्रॉपर्टी एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने ये पीरियोडिक टेबल बनाया, तो पीरियोडिक टेबल में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन सबों को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग पीरियड बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल है तो इन वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्रुप। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं, एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट होते हैं उन सबों की प्रॉपर्टी एक होनी चाहिए और अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग होनी चाहिए। ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन देखा क्या जाता है कि एक ग्रुप जिसे हम लोग एक फैमिली बोलते हैं और एक ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं इन सबों की प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए, ये तो क्लियर है। लेकिन ये देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जो हेड मेंबर होता है, हेड मेंबर हम लोग किसे बोलते हैं? किसी
किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें तो जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है ना, इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, हेड मेंबर या हेड एलिमेंट। तो हेड एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो होता है वो बाकी सबसे अलग होता है, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, और इसी बिहेवियर को दरअसल हम लोग एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। एनोमलस कहने का मतलब बाकी से अलग जैसा। जैसे कि आप लोग मानो कि एक फैमिली है, ये जो है ये फैमिली जो है ये क्रिस गेल का है, ये पूरा ब्लैक है दिख रहा है, ये क्रिस गेल का फैमिली है। तो इसमें 4 बच्चा है, एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, ये 4 बच्चा। तो ऑब्वियस सी बात है ये सब एक फैमिली है, तो एक फैमिली का जितना भी मेंबर होगा सब एक जैसा होगा कि नहीं होगा, ये सब काला 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 होगा, यानी कि क्रिस गेल के ही टाइप का होगा। लेकिन मान लो इस घर में एक 5वां बच्चा आ गया, और ये 5वां बच्चा भी मान लेते हैं इसी फैमिली का मेंबर है, लेकिन ये चकाचक है, ये एकदम गोरा गल्ला रहा है तुम लोगों की तरह चकाचक। तो बताओ, तो ये फैमिली का सारा मेंबर जो कि एक जैसा होना चाहिए, उसमें ये वाला मेंबर जो है ये मेंबर बाकी सबसे अलग है ना, तो बाकी से अलग होने के बिहेवियर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, एनामेलस। तो वही बात हर एक ग्रुप में होता है, पीरियोडिक टेबल के हर एक ग्रुप को हम लोग एक फैमिली की तरह कंसिडर करते हैं। तो हर ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उन सबों की प्रॉपर्टी एक होनी चाहिए, लेकिन ये देखते हैं कि हर एक ग्रुप का जो टॉप मेंबर होता है, जिसे हम लोग हेड मेंबर बोलते हैं, वो बाकी सबसे अलग जैसा बिहेवियर शो करता है, और इसी अलग जैसे बिहेवियर को ही हम लोग एनामेलस बिहेवियर बोलते हैं। ये सिर्फ ग्रुप 16 में देखा नहीं जाता है, ये पीरियोडिक टेबल के बाकी सारे ग्रुप में हम लोगों ने पढ़ा। ग्रुप 1 को जब हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा, ग्रुप 2 में भी पढ़ा, ग्रुप 3 में भी 13 में पढ़ा, ग्रुप 14 में पढ़ा, ग्रुप 15 में पढ़ा, यहां तक पढ़ा। ग्रुप 1 में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था एनामेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, ग्रुप 2 में प्रॉपर्टी पढ़ा था एनामेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ग्रुप 13 में एनामेलस बिहेवियर ऑफ बोरोन, एनामेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, ग्रुप 15 में हम लोग एनामेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा। यानी कि हर एक ग्रुप का जो टॉप मेंबर होता है वो बाकी सबसे अलग जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पर भी ग्रुप 16 में है कौन कौन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो इन सबों का प्रॉपर्टी एक होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन जो है बाकी सबसे स्लाइटली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। इसका वजह क्या है, इसी को तो एनामेलस बिहेवियर बोलते हैं। एनामेलस बिहेवियर मतलब क्या, द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप, एज इन केस ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 शो स्लाइटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, व्हिच इज कॉल्ड एनामेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ सवाल होता है व्हाई ऑक्सीजन शो एनामेलस बिहेवियर, यानी कि ऑक्सीजन जो है बाकी सबसे अलग जैसा बिहेवियर क्यों शो करता है। तो उसका कई सारा कारण होता है। तो सबसे पहला कारण अगर हम लोग बोलें तो इट्स वेरी स्मॉल साइज, इट्स वेरी स्मॉल साइज की ऑक्सीजन का साइज जो होता है बाकी सारे एलिमेंट से बहुत छोटा होता है। तो ये वजह होता है कि ऑक्सीजन जो होता है बाकी सबसे अलग जैसा बिहेवियर शो करता है। दूसरा होता है वेरी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होने के वजह से भी ऑक्सीजन जो होता है बाकी सारे मेंबर से अलग जैसा बिहेवियर शो करता है। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन इट, कि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। किसमें नहीं होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने के वजह से भी ऑक्सीजन जो होता है बाकी सबसे अलग जैसा बिहेवियर शो करता है। तो मुख्य रूप से ये 3 बात होता है। चौथा बात होता है ड्यू टू वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, लेकिन ये वाला बात ऑक्सीजन के केस में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम लोग शुरू का जो 4 बात है ना उसे ही ध्यान से देखेंगे कि ऑक्सीजन का चूंकि साइज बहुत छोटा होता है, ऑक्सीजन का चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, और ऑक्सीजन में चूंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इन वजहों से ऑक्सीजन जो होता है बाकी सारे मेंबर से अलग जैसा बिहेवियर शो करता है। क्या क्या अलग जैसा बिहेवियर शो करता है, तो सबसे पहला नहीं, ऐसा बहुत सारा अलग तरह का बिहेवियर शो करता है। तो कुछ कुछ एग्जांपल के रूप में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का कंपाउंड जो होता है H2O, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये H बॉन्ड बनाता है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट का ऐसा ही कंपाउंड जैसे H2S, H2Se, H2T, H2T वगैरह, ये सब जो होता है नो फॉर्मेशन
ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कि इस तरह का एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। तो ये अलग जैसा बिहेवियर हो गया ऑक्सीजन का। और भी बिहेवियर की हम लोग अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो अपना वैलेंसी ज्यादा से ज्यादा 2 तक ले जाता है और कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा से ज्यादा 4 तक ले जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ऑक्सीजन अपने वैलेंस शेल में ऑक्सीजन अपने चारों तरफ मैक्सिमम 4 एटम से जुड़ सकता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड से, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, जैसे कि देख लेंगे आगे। लेकिन जैसे वाटर वगैरह में भी आप लोग देखोगे ना, तो ऑक्सीजन जो होता है H2O, तो ये इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए रहता है और इधर से ऑक्सीजन 2 अलग वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है। तो एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन को देखोगे ना तो वो कुल मिलाकर 4 जगहों से जुड़ा रहता है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन बाकी सारा मेंबर जो है सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम वगैरह, ये बाकी सारा मेंबर जो होता है ये अपना वैलेंसी 6 तक एक्सपेंड कर सकता है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहां तक एक्सपेंड कर सकता है, 6 तक। तो ये भी डिफरेंस हो गया किसमें, ऑक्सीजन और बाकी सारे मेंबर में ये भी डिफरेंस होता है। ऐसा और भी कई तरह का एग्जाम्पल होता है जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन जो होता है ये बाकी सारे मेंबर से अलग जैसा बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। तो वो क्या क्या, वो चैप्टर के दौरान हम लोग आगे चलते जाएंगे और देखते चले जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 के, ग्रुप 16 के अलग अलग कुछ कुछ कंपाउंड के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्राइड्स। ओके, सबसे पहले हम लोग किस बारे में देख रहे हैं, हाइड्राइड्स। तो वाजिब है ग्रुप 16 में कौन कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और इवन पोलोनियम है। तो ये सब का सब हाइड्राइड बनाता है। तो ऑक्सीजन का हाइड्राइड होता है कुछ इस तरह से H2O, सल्फर का हाइड्राइड कुछ इस तरह से होता है H2S, सेलेनियम का हाइड्राइड कुछ इस तरह से होता है H2Se, टेलुरियम का H2Te और पोलोनियम का H2PO। तो इन सारे हाइड्राइड्स की अगर हम लोग बात करें तो इन सारे हाइड्राइड में ऑक्सीजन का हाइड्राइड सिंपली हाइड्रोजन को अगर आप लोग ऑक्सीजन के मौजूदगी में जला दोगे तो ये बन जाएगा H2O, ठीक है ना। लेकिन सल्फर, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलुनाइड, हाइड्रोजन टेलुराइड वगैरह इस तरह से नहीं बनता है। यानी कि आप लोग हाइड्रोजन को डायरेक्ट सल्फर या सेलेनियम के साथ ट्रीट करोगे तो इस तरह का कंपाउंड नहीं बनता है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड को बनाते हैं इस तरह के एलिमेंट के सॉल्ट को किसी एसिड के साथ ट्रीट करके। वो कैसे, जैसे कि आप लोग देखो, जैसे सल्फर का सॉल्ट है Na2S, इसे अगर हम लोग H2SO4 यानी किसी एसिड के साथ ट्रीट करें तो बन जाता है अपने को H2S और प्लस साथ में Na2SO4 वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। इसी तरह Na2Se है, सेलेनियम है, इसे अगर हम लोग HCl के साथ ट्रीट कर दें तो ये बना लेता है H2Se, ये हाइड्रोजन सेलेनाइड बन गया और प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl जो होता है वो कुछ इस तरह बन जाता है। तो आप लोग देख रहे हो कि ये सारा एलिमेंट जो है कुछ इस तरह से हाइड्राइड बनाता है। यानी कि ऑक्साइड जो है यानी कि ऑक्सीजन का हाइड्राइड जो है वो डायरेक्ट बन जाता है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट का हाइड्राइड जो है कुछ अल्टरनेटिव मेथड से बनता है। अब इन सारे हाइड्राइड के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग शुरुआत करें हाइड्रोजन का, तो ये है H2O, ठीक है, फिर H2S, फिर है अपने पास H2Se, नेक्स्ट है H2Te, ठीक है ना, उसके बाद H2PO। तो सबसे पहले जानो H2PO जो होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होने के वजह से इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं कि नहीं देखते हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं देख रहे हैं। हम लोगों को मुख्य रूप से देखना है H2O, H2S, H2Se और H2Te। तो इन सबों में अगर हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करें तो H2O जो होता है कलरलेस, टेस्टलेस, ठीक है ना, कलरलेस, टेस्टलेस लिक्विड होता है। और इसे आप लोग देखे होंगे अपने जिंदगी में। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि H2O आप लोग कहाँ से देखोगे, तो H2O आप लोग जाना, आप लोगों के घर में बहुत सारा टैप होगा। टैप मतलब इस तरह का घुंडी जैसा चीज रहता है दीवार में पड़ा हुआ, और इसमें एक टैप कुछ रहता है, घुंडी घुमाना तो नीचे से देखना लिक्विड टाइप का तरल पदार्थ निकलेगा। उसी तरल पदार्थ को एक्चुअली हम लोग क्या नाम दे देते हैं, वाटर। और वहां पर आप लोग देख लेना उसमें कोई कलर नहीं रहेगा, अगर कलर रहा तो समझ लो आपके मनोस्थिति का वजह वही है। टेस्टलेस, टेस्टलेस मतलब उसे पीकर देखना, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं आने जा रहा है, और लिक्विड होता है, ठीक है। लेकिन बाकी और एक चीज और, ये जहरीला नहीं होता है, ये सब का सब जहरीला नहीं होता। लेकिन H2S, H2Se और H2Te की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो इसमें जोड़ देते हैं पॉइजनस,
क्योंकि ये लिख देना पहले जरूरी है, अदरवाइज बच्चा पी पा के देखा तो गुजर गया, बताने लायक बचेगा नहीं। तो ये सबका सब जहरीला होता है, ये सबसे पहली बात। दूसरा वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब यदि लिक्विड है तो तुरंत से वेपर बन जाएगा, अदरवाइज ये गैस में, गैसियस फॉर्म में ही रहता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर ये हमेशा गैस ही रहेगा, और अगर लिक्विड फॉर्म में रहा तो वोलेटाइल लिक्विड रहेगा, यानी कि तुरंत से वेपर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ इसका स्मेल जो होता है हाईली, HIGHY, हाईली अनप्लीजेंट स्मेल। और ये जो होता है भगवान का देन होता है, ईश्वर का देन होता है, कि जो फालतू चीज रहता है ना उसका स्मेल भी वो घटिया ही रखता है भगवान, कि भगवान एक हिंट देते हैं कि देख लो ये बहुत घटिया महक रहा है तो इसे पी मत लेना। तो अगर इसके बावजूद अगर आप लोगों को शौक है पीने का तब तो कोई बात नहीं है पीने का, तो इसीलिए सरकार भी बंद कर दिया। तो खैर इसको बंद नहीं किया है। ये H2S, H2SE, H2TE वगैरह जो है ये सब क्या है, पॉइजनस गैस है, हाईली अनप्लीजेंट स्मेल, वोलेटाइल लिक्विड वगैरह 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 ऐसा कुछ होता है। तो ये सब जो फिजिकल स्टेट है, ये सारा फिजिकल स्टेट एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से होता है, यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ दीज हाइड्राइड्स, लिख लेते हैं, आर ड्यू टू डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देम, कि उसमें जो अलग अलग तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके वजह से। फिर से हम लोग देखते हैं H2O, H2S, H2SE, H2T, इस तरह से अलग अलग तरह का हाइड्राइड है, ठीक है ना। तो इन सारे हाइड्राइड में अगर पोलोनियम को छोड़ दिए, H2O जो रहता है यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद रहता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच रहता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। पीरियोडिक टेबल में सिर्फ यही तीन ही एलिमेंट जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम रहता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर चूंकि H2O में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद रहता है, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में रहेगा, वाटर में, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। वो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे रहता है, तो वो हम लोगों ने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ रखा है कि वाटर, लिक्विड वाटर में और आइस में लगभग सेम तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग रहता है। वाटर में प्लानर सीट टाइप स्ट्रक्चर होता है, शॉर्टकट में अगर यहाँ पर टाइम पास करते हैं तो आप लोग देखो कि वाटर में इसका हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इस तरह से रहता है, देखो OH, ठीक है। फिर ये O, फिर ये दूसरे H से जुड़ा हुआ रहता है, फिर ये O दूसरे H से जुड़ा हुआ रहता है, फिर ये O तीसरे H से जुड़ा हुआ रहता है, फिर ये O किसी और H से जुड़ा हुआ रहता है, दिख रहा है, ये किसी और H से कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा, फिर ये O किसी और H से इस तरह से जुड़ा रहेगा, ये किसी O और से। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि हर एक ऑक्सीजन दरअसल 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जिसमें से 2 से कोवेलेंट बॉन्ड और 2 से हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है प्लानर सीट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होता है। लेकिन आइस में ये ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप लोग देखो OH ऐसे, OH ऐसे, OH ऐसे, फिर ये O, सॉरी यहाँ पर H है, फिर इस तरह से एक तीसरा ऑक्सीजन है, और ये जो है इससे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर एक और H से, और ये एक और H से यहाँ जुड़ा हुआ होगा ऐसे। और बाकी देखो इस ऑक्सीजन पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड उधर कुछ होगा, यहाँ एक है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर से होगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर भी वही है कि हर एक ऑक्सीजन दरअसल 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है, जिसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर वाटर के स्ट्रक्चर से अलग रहता है, और यहाँ जो बीच में खाली जगह रहता है ना, इस वजह से आइस की डेंसिटी जो होती है वो लो हो जाती है, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट इन वाटर। इन चीजों को तो हम लोग जानते हैं, लेकिन वापस हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर कि H2O, H2S, H2SE, H2TE वगैरह में क्या चीज मौजूद होता है, बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड किस में, वाटर में। लेकिन H2S, H2SE और H2TE में इस तरह का, चूंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नहीं, तो यहाँ पर इन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
भंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है, यानी कि सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का जितना ज्यादा तो भंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा। तो आप बताओ कि H2S, H2SE और H2TE में अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज ज्यादा होते चले जाएगा, नहीं होते चले जाएगा? ऊपर से नीचे आओगे साइज बड़ा होते जाएगा, साइज बड़ा होगा तो सरफेस एरिया भी ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बताओ तो भंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ऊपर से नीचे ज्यादा होते चले जाएगा कि नहीं होते चले जाएगा? तो यहाँ पर अगर H2S, H2SE और H2TE में बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर भंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। दरअसल होता क्या है ना कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोई भी सब्सटेंस का MP एंड BP मोस्टली डिपेंड्स अपॉन एनी काइंड ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। ये किसी भी तरह के इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर निर्भर करता है, क्या चीज, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा वाटर में H2O, फिर से लिख रहे हैं H2O, H2S, H2SE और H2TE में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है? वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से। और H2S में सबसे कम, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें MP एंड BP तो सबसे ज्यादा किसका होगा? वाटर का, और सबसे कम टेलुरियम का। और इन चीजों को अगर हम लोग ग्राफ के मार्फत से देखें, ग्राफ के थ्रू हम लोग देखें, सबसे पहले MP मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं किसका, अलग अलग एलिमेंट का। तो सबसे पहले H2O, ये H2O का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा और H2S का सबसे कम, ठीक है ना। उसके बाद H2SE और उससे ज्यादा H2TE। लेकिन यहाँ पर तुम गौर करो H2O का जो लाइन है वो H2TE के भी ऊपर है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है H2O का इन चारों में से सबसे ज्यादा। अगर वैल्यू की बात करें तो H2O का मेल्टिंग पॉइंट तो तुम सबों को याद होगा, दैट इज 273 केल्विन, याद है ना। लेकिन H2S का नहीं होगा, तो H2S का याद कर लो 188 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बाकी का 208 और 222, इसका 208 केल्विन और इसका 222 केल्विन होता है। तो वीडियो को हमेशा ना हाई क्वालिटी में देखा करो, हाई क्वालिटी में देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज जो भी कुछ मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आप लोगों को क्लियर दिखेगी, और नहीं तो लोल जैसा दिखे उखेगा नहीं, अंदाजा लगाते रहना, बोलना कि सर दिख ही नहीं रहा। तो खैर कुछ भी नहीं, तो लोल तो है ही है। तो यहाँ पर ये जो मैंने ग्राफ लिखा ये क्या चीज का ग्राफ था? मेल्टिंग पॉइंट का। तो यहाँ देख रहे हो मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन कुछ इस तरह से था। इसी तरह से हम लोग अगर बॉइलिंग पॉइंट के वेरिएशन को देखें, ये क्या चीज है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का सबसे ज्यादा, और उसके बाद H2S का सबसे कम, और फिर बढ़ने लगता है। उसके बाद H2SE और उससे ज्यादा किसका हो जाएगा? H2TE का, ठीक है ना। तो वैल्यूज की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 373 केल्विन, ये हम लोगों को पता है। उसके बाद 213, 232 और ये पहले लिख देते हैं 213, इसे याद रखना बहुत आसान है, 232 केल्विन। और H2 टेलुरियम का 269 केल्विन होता है, समझे आप लोग। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि सबका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन। यहाँ पर भी देखोगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का इन चारों में से इवन H2TE से भी ज्यादा होता है। तो ओवरऑल वेरिएशन अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का लिखें तो सबसे ज्यादा किसका? H2O का, उसके बाद H2TE का, उसके बाद H2SE का, और सबसे कम जो होता है वो किसका होता है? H2S का, ठीक है ना। और क्या क्या? मेल्टिंग पॉइंट के बॉइलिंग पॉइंट बोथ MP एंड BP दोनों। लेकिन ग्रुप 15 में ये वेरिएशन में भी अंतर था, वहां पर भी अमोनिया का ज्यादा होता था, एक्सेप्शनली हाई, लेकिन वो थोड़ा सा अंतर होता था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, तो वहां पर आप लोग अलग तरह से याद रख सकते थे। तो ग्रुप 16 में कंपैरेटिवली आसान होता है ग्रुप 15 के रिस्पेक्ट में इन चीजों को याद करना। अब हम लोग देखते हैं बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। किसका एसिडिक स्ट्रेंथ? तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका? तो इन्हीं हाइड्राइड्स का। तो आप लोग बताओ कि H2O है, H2S है, H2SE है, H2TE है, ठीक है ना। ये चार एलिमेंट हम लोगों के पास है। तो H2O तो ऐसा होगा HOH, H2S में ये बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा होगा, हो ना। यहाँ पर सल्फर है। उसी तरह H2SE में H है, ये SE और ये H, और टेलुरियम में तो कुछ ऐसा होगा HTH। क्यों? क्योंकि साइज एटम का बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होते जाएगा या बॉन्ड लेंथ कम होते जाएगा? तो बताओ, तो ऊपर से नीचे आएंगे
तो ये जो है बॉन्ड लेंथ ये बढ़ते चले गया। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा या कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम होते चले जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बॉन्ड कौन सा मजबूत होगा, ऊपर वाला। तो देखो तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा या स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी को ही हम लोग स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ किधर होगा, ऊपर ज्यादा होगा। तो कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा बताओ तो, क्योंकि जो नीचे वाला कमजोर बंधन है तो ये फटाफट टूट जाएगा। जल्दी टूटेगा तो हाइड्रोजन कौन देगा ज्यादा बताओ तो, नीचे वाला हाइड्रोजन ज्यादा देगा ना। गिव हाइड्रोजन मोर इजली, यानी कि ज्यादा आराम से देगा नीचे वाला, और जो हाइड्रोजन ज्यादा आराम से देगा वही ज्यादा एसिडिक होगा। यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होते चले जाएगा या कम होते चले जाएगा, ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बड़ा होते चले जाएगा। अब उन्हीं चीजों को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर H2O, H2S, H2Se, H2T, तो ये सब है। तो इन सबों में आप लोग को जानना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ चूंकि नीचे ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ नीचे ज्यादा होने के वजह से बॉन्ड एनर्जी जो है वो ऊपर ज्यादा होगा। बॉन्ड एनर्जी ऊपर ज्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड इजिली ब्रेक, किधर बॉन्ड आराम से टूटेगा, नीचे की तरफ बॉन्ड आराम से टूटेगा ना। तो बॉन्ड नीचे की तरफ आराम से टूटेगा तो गिव मोर H प्लस आयन, तो ज्यादा H प्लस आयन कौन देगा, नीचे वाला। तो बताओ तो एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे ज्यादा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और जोड़ रहे हैं कि ज्यादा हाइड्रोजन कौन देगा, नीचे वाला ज्यादा हाइड्रोजन देगा, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नीचे कम है, जल्दी टूटेगा तो ज्यादा हाइड्रोजन देगा। और जो ज्यादा हाइड्रोजन देता है ना उसे हम लोग अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन चारों में से किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, तो नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होते चले जाएगा। वैसे तो ये H2O जो है ना, ये H2O को हम लोग न्यूट्रल मानते हैं, इसको न्यूट्रल हम लोग मानते हैं। H2S को वीकली एसिडिक, वीकली मतलब सप्ताह में एक दिन एसिड की तरह काम करेगा। अरे लो, वीकली मतलब कमजोर एसिडिक। और H2Se जो होता है ये एसिडिक होता है, और H2T जो होता है दिस इज स्ट्रांगली एसिडिक, यानी कि ये बहुत ही तगड़ा एसिड की तरह काम करता है। कौन, H2T, ठीक है। अब ये तीनों, यानी कि H2O का तो बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं H2O का बात करेंगे, क्योंकि हम गुस्सा हो गए, ऐसा नहीं है पागल। H2O का बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि H2O जो होता है वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर का क्या बात करें, वो H प्लस दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। या फिर कभी कभी बोला जाता है H2O एम्फोथेरिक है। क्यों H2O एम्फोथेरिक है बताओ, क्योंकि वो H प्लस ले भी सकता है, लेके क्या बना सकता है H3O प्लस, और H2O H प्लस दे भी सकता है, और H प्लस दे के क्या बना सकता है OH माइनस। तो इस वजह से H2O एम्फोथेरिक है। खैर इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं H2S, H2Se और H2T की। तो इन तीनों की अगर बात करें तो ये तीनों डाई बेसिक एसिड कहलाता है। ये तीनों का तीनों कैसा एसिड कहलाता है, डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड कहने का मतलब कि H2S जब डिसोसिएट होता है तो H प्लस प्लस HS माइनस, तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 भी होगा, और फिर HS माइनस से दूसरे स्टेप में एक और H प्लस देगा, तो यहाँ H2 माइनस और यहाँ आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka2 होगा। डाइबेसिक एसिड इसे ही बोलते हैं जहां पर आयनाइजेशन के बाद दो अलग अलग H प्लस आयन प्रोड्यूस करे। तो ये चीज H2Se में भी होता है, H2T में भी होता है, और इवन ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते चले जाता है। रिड्यूसिंग पावर की बात तो मैंने कर ही ली है, और वो क्या बात करी है कि H2O, H2S, H2Se और H2T इन चारों में से चूंकि नीचे जाने पर बॉन्ड कमजोर होते जाता है, ज्यादा हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, इसलिए रिड्यूसिंग पावर इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा, नीचे जाने पर। अब जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ किसका, ग्रुप 16 के। ग्रुप 16 में जितने भी हाइड्राइड हैं उन सबों के स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, भुलाना मत। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप 16 के हाइड्राइड का। तो यहाँ पर ये सब का सब क्या बनाता है, H2M, M मान लेते हैं या M या हटाते हैं, H2O ही मान लेते हैं। ये जो है H2O, तो H2O का बात करें तो ऑक्सीजन जो है इसके वैलेंस शेल में कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 6
है ना, 2 2 4 2 6। तो ये 2 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, एक हाइड्रोजन से इधर और एक हाइड्रोजन से इधर, और ये खुद जो है इस तरह से अपने अधिकार क्षेत्र में ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो यहाँ पर आप बताओ कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 1 और 1 2, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 और 1 2, लोन पेयर 2, तो टोटल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन के वजह से H2O का शेप जो होगा टेट्राहेड्रल होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 4 अलग अलग जगह एलिमेंट होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के सराउंडिंग में होता क्या है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और बाकी जो 2 जगह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अपने एप्रोप्रिएट प्लेस पर मौजूद रहता है। 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहाँ, 2 लोन पेयर यहाँ। लेकिन हम लोग जानते हैं रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर से कहीं ज्यादा रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। तो अगर समान स्थिति रहती तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन ये लोन पेयर चूंकि ज्यादा रिपेल करता है ऊपर से, इस वजह से ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के करीब आते चला जाता है। ये लगभग 104.5 डिग्री के आसपास रहता है H2O का बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो इस शेप को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इस शेप को हम लोग बैंड शेप बोलते हैं, या फिर इसे ही हम लोग नाम दे देते हैं एंगुलर शेप। क्लियर है ना, इसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, बैंड शेप भी बोल सकते हैं या फिर एंगुलर शेप भी बोल सकते हैं। तो बताना तो सिर्फ H2O नहीं था, बताना था इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए। तो सबके लिए अगर बात करें तो H2S का भी शेप ऐसा ही होगा। H2S का शेप अगर देखो तो सल्फर होगा, और यहाँ पर भी इसी तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, और आप लोग देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है ना। उसी तरह सेलेनियम का भी वही सही शेप होगा, सबका एंगुलर शेप ही है, ध्यान से देखना, सबका शेप जो है वो एंगुलर ही है। यही है कि सबका बॉन्ड लेंथ बड़ा होते चले जा रहा है। और टेलुरियम का आप लोग गौर करो तो उसका भी शेप एंगुलर, या जिसे हम लोग बैंड शेप बोलते हैं, वैसा ही है, सबका शेप एक जैसा है। अब बात आता है कि इन ग्रुप में जितने भी हाइड्राइड है सबका बैंड शेप ही है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना कितना होगा, या बॉन्ड एंगल का वैल्यू अगर याद नहीं रखना पड़े तो बॉन्ड एंगल को कंपेयर करें तो कैसे। तो आप लोग देखो कि इन चारों में से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा है। तो इन चारों में आप लोग निर्धारित करो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो है ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा खिंचाया हुआ रहेगा। यहाँ पर सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा कम है, तो ये ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में थोड़ा दूर होगा। सेलेनियम का और कम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो और दूर है मान लो। टेलुरियम का और कम, और दूर है सामान्य रूप से। ऐसे तो सेलेनियम का थोड़ा ज्यादा होता है सल्फर का, लेकिन खैर चलो। तो यहाँ पर लेकिन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन सबों में से सबसे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चारों के केस में सबसे ज्यादा नजदीक जो है सेंट्रल एटम के किसमें होगा, वाटर में। तो अब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यानी सेंट्रल एटम के ज्यादा करीब है, तो आपस में भी तो करीब हो गया। तो बताओ, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, यहाँ भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, यहाँ भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, और यहाँ भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा। कहां पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे करीब है, यहाँ। तो यहाँ रिपल्सन बिटवीन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर रिपल्सन बिटवीन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबों में से सबसे कम होगा। तो बताओ, तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें इस तरह से, ध्यान देना, रिपल्सन REPULSION, रिपल्सन बिटवीन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है, इसमें। तो ऑब्वियस ही बात है, रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड एंगल जो है वो किसमें ज्यादा होगा, इसी में बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, है ना। कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, वाटर का, और बाकी सब में बॉन्ड एंगल जो है वो घटता चला जाएगा। और याद रखना बिल्कुल आसान है, इसका 104.5 डिग्री, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ना दैट इज अबाउट 92 डिग्री, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 91 डिग्री, और इसका बॉन्ड एंगल याद रखना तो जबरदस्त है, दैट इज 90 डिग्री। तो इसे याद हम मेरे ख्याल से आप लोग रख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड एंगल भी हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 में कुछ इस तरह से वेरी करता है, ठीक है। तो बच्चा लोग, हम लोगों ने ग्रुप 16 में किस किस चीज के बारे में पढ़ा, ग्रुप 16 में बच्चा लोग हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ग्रुप 16 में हम लोगों ने जाना कि एनामेलस बिहेवियर सबसे पहले, उसके पहले हम लोगों ने जाना था कि ऑक्सीजन और सल्फर जो होता है मोस्ट रिएक्टिव होता है, उसके बाद एनामेलस बिहेवियर, उसके बाद हाइड्राइड्स के बारे में हम लोगों ने जाना। अब जो है बच्चों हम लोग
जानते हैं किस चीज के बारे में, तो अब हम लोग जानते हैं ऑक्साइड्स। ओके, ऑक्साइड्स मतलब ग्रुप 16 में जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का ऑक्साइड। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन भी है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। तो ऑक्साइड जो बनेगा, तो ऑक्सीजन का क्या ऑक्साइड बनेगा, तो ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सबका हम लोग बनाएंगे ना भैया। तो ऑक्सीजन ऑक्साइड होता क्या है, तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ एनी एलिमेंट इन विच एनी वन ऑफ द एलिमेंट इज ऑक्सीजन। बाइनरी कंपाउंड मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें एक दो एलिमेंट है, तो उन दो में से अगर एक ऑक्सीजन रहे तो उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्साइड। तो ग्रुप 16 का एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ के सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम जो होता है वो कुल मिलाकर 3 तरह का ऑक्साइड बनाता है। कितने तरह का ऑक्साइड बनाता है बच्चों, वो 3 तरह का ऑक्साइड बनाता है। वो क्या क्या, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बनाता है मोनो ऑक्साइड, दूसरा जो है वो खतरनाक है, देखना, डाइऑक्साइड, और तीसरा आप लोग एज्यूम कर लो तो आप लोगों को 2 समोसा मुफ्त, वो है ट्राइऑक्साइड। तो अगर आप लोगों ने आप लोगों में से किसी ने एज्यूम कर लिया होगा तो जाकर समोसा खा लेना मुफ्त का। तो ये जो है मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, तो 3 तरह का ऑक्साइड बनाता है ग्रुप 16 का एलिमेंट। तो सल्फर का मोनोऑक्साइड कैसा होगा, SO होगा ना। उसी तरह सेलेनियम का मोनोऑक्साइड क्या होगा, SeO। टेलुरियम का मोनोऑक्साइड क्या होगा, TeO। पोलोनियम का मोनोऑक्साइड क्या होगा, PO। तो देख लिया आप लोगों ने, कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा यहाँ से कि सेलेनियम जो होता है वो मोनोऑक्साइड कभी नहीं बनाता है, ठीक है। डाइऑक्साइड में क्या है, सल्फर जो है SO2, सेलेनियम जो है SeO2, टेलुरियम जो है वो TeO2 और पोलोनियम जो है दैट इज POO2। इस तरह का क्या चीज बना लेगा, डाइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो ट्राइऑक्साइड में सल्फर बनाता है SO3, सेलेनियम बनाता है SeO3, टेलुरियम बनाता है TeO3 और पोलोनियम जो है वो ट्राइऑक्साइड नहीं बनाता है। तो यहाँ पर इस टेबल को देख के अभी के अभी आप लोग याद भी कर लो कि डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड वगैरह कैसे कैसे बनता है। तो सल्फर जो मोनोऑक्साइड में सेलेनियम नहीं बनाता है मोनोऑक्साइड। ये डाइऑक्साइड की बात करें तो सबका सब बनाता है। ट्राइऑक्साइड जो होता है वो कौन नहीं बनाता है, पोलोनियम, क्योंकि पोलोनियम के वहां पर भी हम लोग देखे थे ऑक्सीडेशन स्टेट, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो देखा था पोलोनियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाता है। यहाँ पर एक चीज और देख लें कि ये ओहो उड़ रहा है, एकदम स्मूथ होते चले जा रहा है, महंगा वाला लग रहा है। तो ये जो है मोनोऑक्साइड जो है, मोनोऑक्साइड में इन सारे एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज +2। यहाँ पर जो ये सेंट्रल एटम यानी सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इन सबों का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा +4, और यहाँ जो भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 होगा, ठीक है ना। और ये भी हम लोगों ने जाना कि पोलोनियम जो होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस वजह से ट्राइऑक्साइड जो है वो पोलोनियम बनाता है कि नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। अगर बच्चों हम लोग डाइऑक्साइड की बात करें, अगर बच्चों हम लोग डाइऑक्साइड की बात करें तो डाइऑक्साइड तो याद ही है क्या क्या था बच्चों, SO2, SeO2, TeO2 और POO2, ये सारा डाइऑक्साइड है। तो डाइऑक्साइड में ये जो SO2 है, SO2 गैस रहता है, ठीक है ना। SO2 गैस पॉइजनस नहीं बोल सकते, मतलब सफोकेटिंग गैस होता है, ये पढ़ना है चैप्टर में आगे। और एसिड रेन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब पता होगा। ये जो SeO2 होता है दिस इज वोलेटाइल सॉलिड, ठीक है ना, वोलेटाइल सॉलिड होता है, सॉलिड ही जो भी है। उसके बाद TeO2 और POO2 जो होता है दिस इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड, CRYSTALLINE, नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि TeO2 और PO2 जो होता है नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो नॉन वोलेटाइल भी और साथ ही साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस बात को अच्छे से याद रखना। अब हम लोग ना स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इन सारे डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं SO2 का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं बच्चों, SO2। तो SO2 का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखना चाहो तो आप लोग आराम से देखो, यहाँ पर क्या करना है, नजर यहाँ पर सिर्फ लगाए रखना है। तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 1 2 3 4 5 6। तो बताओ, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया और इस सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, जो आप लोगों को दिख भी रहा होगा। लेकिन जो अगला ऑक्सीजन बच गया, एक ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सल्फर तो अब शेयरिंग में भाग नहीं लगा, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा कुछ इस तरह से, यानी कि ये अपना लोन पेयर इसको दे दिया। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये है सल्फर डबल बॉन्ड O, और हर जगह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग दिखा दें
तो इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। तो सेंट्रल एटम कौन हो गया? सेंट्रल एटम तो ये सल्फर है। ये सल्फर इज व्हाट? सल्फर इज एक्चुअली सेंट्रल एटम। तो सल्फर जब सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम के अबाउट आप लोग देखो कि दो बॉन्ड पेयर, क्योंकि जब हम लोग काउंट करते हैं ना तो मल्टीपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड ही काउंट करते हैं। तो एक एक दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, और लोन पेयर कितने हैं? 1। तो कुल मिलाकर 3 हो गया। 3 के अनुसार कैसा शेप होना चाहिए बच्चों? ट्रायंगुलर प्लानर। ट्रायंगुलर प्लानर है तो बताओ, तो ये सल्फर जो है ट्रायंगुलर प्लानर शेप की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो सल्फर है उसमें एक जगह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा ट्रायंगुलर प्लानर शेप में, और बाकी 2 जगह में से एक जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक जगह डबल बॉन्ड। तो इस शेप को अगर हम लोग बात करें तो इस शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस शेप को हम लोग बोलते हैं बैंड शेप। और यहाँ पर सल्फर का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा तो वो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? 1, 2 और 3, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। 3 के अनुसार कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों? sp2, यानी जिसमें एटम जो सल्फर है उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर है जिसमें से एक कोऑर्डिनेट है और एक मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा, तो इस वजह से यहाँ लिख देते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ SO2। ये SO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। तो ध्यान से देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना तो काफी आसान है। लोन पेयर अपने जगह है, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है और दूसरा स्ट्रक्चर ये लोन पेयर ऐसे है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे और डबल बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। डबल बॉन्ड ऐसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे। तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को नजर आया, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या चीज का? ये SO2 का 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहीं पर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम लोग लिखें कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो एकदम सिंपल है। वो कैसे होगा? यही सल्फर है और ये लोन पेयर तो अपने जगह पर है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, और कभी यहाँ डबल बॉन्ड रहता है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ रहता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डॉट 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 दे देते हैं, और यहाँ भी हम लोग डॉट 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 दे देते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से जब बॉन्ड लेंथ डिसाइड करा गया तो SO2 का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो लगभग 143 पिकोमीटर होता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, याद है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और बॉन्ड एंगल जो होता है 119 डिग्री होता है। होना चाहिए कितना? 120 डिग्री। किस अनुसार? ट्रायंगुलर प्लानर शेप के अनुसार। यहाँ पर जो ये बॉन्ड एंगल जो है तीन के लिए कितना होना है? 120। लेकिन लोन पेयर के ज्यादा रिपल्सन के वजह से ये बॉन्ड एंगल 120 से घटकर कितना हो जाता है? 119 डिग्री के आसपास हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो अभी हम लोगों ने क्या देखा? SO2 का स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम लोग सेलेनियम के डाइऑक्साइड की बात करें तो सेलेनियम का डाइऑक्साइड यहाँ लिखते हैं हम लोग नीचे कि यहाँ पर बात करते हैं डाइऑक्साइड ऑफ सेलेनियम। डाइऑक्साइड ऑफ सेलेनियम जो था वो क्या था? SeO2। ये वहां पर मैंने बोला था ये कैसा होता है? वोलेटाइल सॉलिड। वोलेटाइल सॉलिड में रहने का वजह होता है कि SeO2 पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में रहता है, इस तरह से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। और इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है वो हम लोग देख लेते हैं कि ये ऐसी है सेलेनियम, एक ऑक्सीजन से ये फिर से बनाते हैं। ये सेलेनियम है यहाँ पर, ठीक है, ये सेलेनियम है। ये एक ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए रहता है और एक लोन पेयर इसमें मौजूद रहता है। बाकी एक ऑक्सीजन से इधर जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड बना के, और एक दूसरे ऑक्सीजन से इधर कोवेलेंट बॉन्ड बना के। फिर ये दूसरा सेलेनियम है, देखो यहाँ ये सेलेनियम इस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है और एक लोन पेयर है यहाँ पर। और ये नेक्स्ट ऑक्सीजन से फिर ये एक सेलेनियम, फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है इस तरह से, फिर ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर एक ऑक्सीजन, फिर ये एक सेलेनियम, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर एक लोन पेयर, फिर एक ऑक्सीजन, फिर इसी तरह डॉट 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 डॉट, और इधर भी डॉट 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 डॉट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या चीज का स्ट्रक्चर है? दिस इज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ सेलेनियम। एज ए होल अगर आप देखो इसको, अगर ध्यान से आप लोग देखना चाहो तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये SeO2 ही है। देखो इसको काट काट के इसका मोनोमर अगर हम लोग लिख के दिखाएं
तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। वही वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करो। फ्रॉम द बटन राइट हेयर प्रेजेंट ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, यहाँ पर जाओ। वो लाइन भी हमको याद हो गया, लेकिन तुम लोग गधा सब, सॉरी बाबू बाबू सब, ये करते भी नहीं हो ठीक से यहाँ पर वीडियो को। तो ये देखो SeO2, 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 और यहाँ लोन पेयर है, हर एक में एक लोन पेयर और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर किसी सेलेनियम के स्ट्रक्चर को देखो तो सेलेनियम में होता क्या है, सेलेनियम में बच्चों होता है आपका 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन होता था ना, तो यही ये जो 6 में से 2 यहाँ दिख रहा है, इस सेलेनियम में 2 यहाँ दिख रहा है, और 1 ऑक्सीजन लोन पेयर तो इस ऑक्सीजन को दे दिया, और 2 2 4 हो गया, और 1 से इधर 1 ऑक्सीजन से शेयरिंग किया है, और 1 इलेक्ट्रॉन से इधर शेयरिंग किया, दिख रहा है ना। तो इसी तरह से मैनेज हो गया, तो इसको मत ध्यान दो, ये बस ऐसे ही मैंने बताया। तो सेलेनियम का इसी तरह का वोलेटाइल स्ट्रक्चर रहता है। और टेलुरियम और पोलोनियम का जो डाइऑक्साइड होता है उसका भी सेम, जैसे यहाँ पर हम बात करें टेलुरियम, सॉरी TeO2 और PoO2 का भी इसी तरह पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है और नॉन वोलेटाइल होता है, ये तो हम लोगों ने जाना ही। ओके, अब हम लोग देखते हैं ट्राई ऑक्साइड्स, तो ट्राई ऑक्साइड्स, ठीक है ना। ट्राई ऑक्साइड्स में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं SO3। तो SO3 में ये सल्फर है, इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर तो एक तो इधर से ऑक्सीजन से ये शेयरिंग कर लिया, आप लोगों को दिख रहा हो तो। उसके बाद इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया ना, इस सल्फर का ऑक्टेट जो है वो पूरा हो गया, दिख रहा होगा। लेकिन बाकी का जो 2 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, ये इस तरह से जुड़ा हुआ रह सकता है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ रह सकता है। कब? जब हम लोग ऑक्टेट रूल को फॉलो करें, तो यहाँ पर सल्फर का SO3 का ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया था, तो इस वजह से इधर हम लोगों ने डबल बॉन्ड लिख दिया, और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, तो इस वजह से इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, तो इस वजह से इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के आधार पर, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, इस एक और तरह का स्ट्रक्चर हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। और वो स्ट्रक्चर में अगर हम लोग ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करें, इस पिक्चर को भी दिखाए हुए रखते हैं कि अगर ये कब है, ये वाला तब व्हेन ऑक्टेट रूल इज नॉट वायोलेटेड, या ऑक्टेट रूल इज फॉलोड, सीधा लिख देते, नहीं तो एक ही बात है। चलो, अगर SO3 का एक और तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, इस स्ट्रक्चर में SO3 में हम क्या कर रहे हैं, सल्फर 1 2 3 4 5 6, 1 2, एक ऑक्सीजन 1 2 3 4, ये दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4। क्वालिटी को बेहतर करो, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। तो इस तरह से ऐसे हम लोग एक इधर सर्कल ड्रॉ कर लिए, एक सर्कल इधर ड्रॉ कर लिए, और एक सर्कल इधर ड्रॉ कर लिए, और एक सल्फर का सर्कल। देखो यहाँ सल्फर में कुल मिलाकर सल्फर के सेंट्रल एटम में 2 2 4 2 6 4 4 8 4 12 इलेक्ट्रॉन आ गया है ना। तो 12 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्टेट रूल का वायलेशन हुआ ना। यहाँ पर लिख देते हैं व्हेन ऑक्टेट रूल इज VIOLATED, ठीक है ना, वायलेटेड। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी SO3 का हम लोग फॉलो करते हैं। और इस स्ट्रक्चर में आप लोग देखो तो यहाँ सल्फर जो है इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया है, और इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया है, और सबसे ज्यादा चलन में यही वाला स्ट्रक्चर है। और क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO3, तो आप लोग जवाब दोगे 3 पाई बॉन्ड, है ना। और सिग्मा बॉन्ड कितना है, यहाँ पर देखो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड भी है बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर जो 3 पाई बॉन्ड है, तो इन 3 पाई बॉन्ड में से कितना पी पाई है, कितना डी पाई है। तो याद रखना इसमें से सिर्फ एक ही पी पाई बॉन्ड है, मतलब पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बाद बना है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है इस वाले स्ट्रक्चर में। ये पाई बॉन्ड जो नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअली पी पाई बॉन्ड है। और बाकी जो 2 पाई बॉन्ड बना है वो क्या है, डी पाई पी पाई बॉन्ड। ये भी डी पाई पी पाई, ये भी डी पाई पी पाई। तो आप लोगों से पूछा जाएगा 3 पाई बॉन्ड तो है SO3 में, लेकिन कितना पी पाई और कितना डी पाई पी पाई। तो आप लोग जवाब दोगे कि एक पी पाई बॉन्ड है
और 2 है डी पाई पी पाई बॉन्ड। ओके, लेकिन एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात साथ ही साथ मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि SO2 में जो भी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया ना कि SO2 में जो हम लोगों ने देखा था, SO2 का स्ट्रक्चर क्या था, सल्फर, एक लोन पेयर ऊपर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। याद रखना ये क्वेश्चन आता है। तो ये पाई बॉन्ड जो है ना, ये एक्चुअली पी पाई डी पाई बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, ये एक्चुअली पी पाई डी पाई बॉन्ड है। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखना। तो ये जो बात थी, तो ये तो बात हो गई कि SO3 के स्ट्रक्चर के बारे में। SO3 का स्ट्रक्चर समहाउ या तो ऐसा या तो ऐसा, ज्यादा फॉलो हम लोग इसी को करेंगे। तो SO3 का स्ट्रक्चर या तो ऐसा या तो ऐसा, लेकिन रियल में सॉलिड स्टेट में SO3 सॉलिड स्टेट में क्या बोल रहे थे, भूल गए, कॉल आ गया। रिंगटोन तो सुन ही लिए होंगे, खैर जो भी है, बीच का काट दिया, क्या क्या बात किया। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग आते हैं, भूल गए क्या बोल रहे थे, पीछे का देखना होगा। एक मिनट। हाँ, तो SO3 का स्ट्रक्चर, ये तब जो है SO3 का स्ट्रक्चर है जब SO3 जो है मोनोमेरिक फॉर्म में। लेकिन SO3 जो होता है वो डायमेरिक पॉलीमेरिक या ट्राइमेरिक फॉर्म में रहता है। कब, जब SO3 सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठीक है ना। जब SO3 सॉलिड स्टेट में रहेगा, तो सॉलिड स्टेट में रहने के दौरान SO3 जो होता है वो ट्राइमर के रूप में रहता है। किस चीज में रहता है, ट्राइमेरिक फॉर्म में। तो ट्राइमेरिक फॉर्म में SO3 कैसे रहता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ट्राइमेरिक फॉर्म में ये देखो, सल्फर है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक तीसरा ऑक्सीजन यहाँ था, 3 ऑक्सीजन था। अब दूसरा सल्फर है, ये दूसरा सल्फर, इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसका ऑक्सीजन एक यहाँ था, 3 ऑक्सीजन। और ये तीसरा सल्फर है, ध्यान से देखना, इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन है, दिखा। तो इस तरह से, तो अब जो यहाँ डबल बॉन्ड था ना, दरअसल उसी डबल बॉन्ड को हम हटा के यहाँ पर एक बॉन्ड स्टैब्लिश कर दिए, एक बॉन्ड यहाँ स्टैब्लिश कर दिए और एक बॉन्ड यहाँ स्टैब्लिश कर दिए। तो ये जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ SO3 बन गया कि नहीं। और इसे हम लोग SO3 होल 3 भी बोल सकते हैं, और इसी वजह से इसे हम लोग ट्राइमर भी बोल देते हैं। ट्राइमर मतलब 3। लेकिन SO3 जो होता है ट्राइमर के साथ साथ लीनियर चेन क्रॉस लिंक पॉलीमर सीट के रूप में भी पाया जाता है। कैसा, लीनियर चेन क्रॉस CROSSLIN क्रॉस लिंक पॉलीमेरिक चेन के रूप में भी पाया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो लीनियर चेन क्रॉस लिंक पॉलीमेरिक चेन जो होता है वो कैसा होता है, तो लीनियर चेन क्रॉस लिंक पॉलीमेरिक चेन ऑफ SO3 जो है वो ऐसा, फिर S डबल बॉन्ड हो, दिख गया। ये एक ऑक्सीजन यहाँ है और एक ऑक्सीजन यहाँ है, ठीक है। सॉरी, गलती लिख दिए। तो सल्फर में तो 3 ही ऑक्सीजन होते हैं ना, तो मिट क्या ना रहा भैया, तो मिट जाओ। और अब जो है दोबारा से देख रहे हो जादू। तो ये दूसरा SO3 है, S डबल बॉन्ड O और ये O। फिर यहाँ तीसरा S डबल बॉन्ड O और ये O। फिर चौथा भी लिख ही देते हैं, टाइम पास करना ही है, करना क्या, SO ये है O, ठीक। अब यहाँ देखो कि ये सल्फर पाई बॉन्ड जो यहाँ पर था उसे हम लोगों ने हटा दिया, तो यहाँ पर ऐसे आपस में जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा। तो बताओ, तो इधर भी ऐसे जुड़ते जा रहा है, इस तरह से ये पॉलीमेरिक चेन बनाया ना SO3 का। तो SO3 इस तरह से भी पॉलीमेरिक चेन के रूप में रहता है। इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, SO3 होल एन, क्योंकि एन मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और अगर आप लोग जानो कि इसका रियलिस्टिक स्ट्रक्चर, तो वो कुछ इस तरह से रहता है। देखो S डबल बॉन्ड O, देखो ध्यान से हम 3 डायमेंशनल शेप बनाने की कोशिश करें, डबल बॉन्ड O और एक जो है वो ऑक्सीजन इस तरह से, फिर ये एक ऑक्सीजन इस तरह से, फिर एक S डबल बॉन्ड O, वही चीज लिखना है, कुछ नया नहीं लिखना है, S डबल बॉन्ड O, फिर एक ऑक्सीजन इस तरह से, फिर ये S डबल बॉन्ड O और फिर एक ऑक्सीजन उसी तरह से हम लोग लिखें, फिर सल्फर। तो यहाँ आप लोग देख रहे होगा ना कि ये जो
स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जैसा नजर आ रहा होगा, टेट्राहेड्रल। हर एक सल्फर को देखो यहाँ 1 2 3 इस तरह से और एक ऊपर, और रियली यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है क्योंकि ये बॉन्ड का कैरेक्टर एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग है। तो अब थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात कर लें। तो SO3 जब मोनोमेरिक फॉर्म में था तो बड़ा अजीब सा बात है, इसमें कहानी थोड़ा अलग है, तो इसलिए ध्यान से देखना। ये SO3 जब मोनोमर के रूप में था तो यहाँ पर आप लोग गौर करो, या यहाँ पर ये सल्फर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया और इस सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इस वजह से ये 3 के वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रहेगा। तो यहाँ पर भी इस स्ट्रक्चर में भी देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मोनोमेरिक फॉर्म में तो हमेशा सल्फर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रहेगा। लेकिन वही SO3 जब ट्राइमेरिक या पॉलीमेरिक फॉर्म में, ये ट्राइमेरिक फॉर्म आप लोगों को नजर आया, तो ट्राइमेरिक फॉर्म में यही सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालोगे ना, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड के वजह से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। ध्यान देना यहाँ पर सल्फर sp3 है, और वैसे ही पॉलीमेरिक में कहा जा रहे भैया, बहुत स्मूथ है, महंगा क्वालिटी का ले लिया। तो ये जो है ये सल्फर जो है यहाँ पर 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस वजह से ये भी sp3 में। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखें कि SO3 जो होता है वो मोनोमेरिक फॉर्म में रहेगा, तो वहां पर सल्फर सेंट्रल एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज, अदरवाइज sp3 हाइब्रिडाइज रहता है मोनोमेरिक ट्राइमेरिक या पॉलीमेरिक फॉर्म में। अगर यहाँ पर सेलेनियम टेट्राऑक्साइड की बात करें SeO3, तो ये टेट्रामेरिक फॉर्म में रहता है। ये किस फॉर्म में रहता है बच्चों? टेट्रामेरिक फॉर्म। टेट्रामेरिक फॉर्म क्या है कि 4 सेलेनियम आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहता है। देखो ये सेलेनियम, ऑक्सीजन, सेलेनियम, ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन, ये सेलेनियम, ये ऑक्सीजन, ये सेलेनियम, ये ऑक्सीजन, ये सेलेनियम, यहाँ पर ये सेलेनियम दो ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर ये है 2 ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर, और लिखने में दिक्कत हो रहा है तो चलो एक जादू दिखाता हूँ तुम लोगों को, देखना ध्यान से देखना। जादू, नजर हटाए कि गए काम से? नजर नहीं हटाना, दिखा, चलो दिख गया होगा। तो चलो यहाँ जो है ये सेलेनियम जगह मिल गया बच्चा जादू से, ये इस तरह से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये जो है सेलेनियम ट्राइऑक्साइड का टेट्रामेरिक फॉर्म होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SeO3 होल 4। और यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं कि पॉलीमेरिक फॉर्म में सल्फर जो होता है SO3 जो होता है वो या तो ट्राइमेरिक साइक्लिक फॉर्म में रह सकता है, या फिर किस रूप में रह सकता है, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में पॉलीमेरिक चेन में रह सकता है। और यहाँ सेलेनियम जो होता है ये साइक्लिक फॉर्म में रहता है और टेट्रामेरिक फॉर्म में रहता है। उसी तरह टेलुरियम जो होता है ना TeO3, वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, रेयरली फाउंड रहता है, और लेकिन ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में कभी कभी देखने को मिल जाता है। और पोलोनियम ट्राइऑक्साइड तो होता ही नहीं है। तो बच्चों ये सब जो हम लोगों ने अभी तक देखा ये ऑक्साइड के बारे में। अब हम लोग चलते हैं घूमने फिरने कहां पर? हेलाइट्स के बारे में। हेलाइट्स HA बताओ तो स्पेलिंग, तब जाने। अगर जो सबसे सही स्पेलिंग बोलेगा HALIDES उसे मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। ठीक है, तो मन में सोच लिए होगे तुम लोग। तो हेलाइट्स क्यों ग्रुप 16 में जितना भी एलिमेंट होता है, कितना एलिमेंट होता है अब तो याद हो गया होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो ग्रुप 16 में कुल मिलाकर 5 एलिमेंट है, और ये पांचों का पांचों हेलाइड बनाता है। तो हेलाइड तो बच्चों क्या क्या होता है, यहाँ पर मिटाते हैं थोड़ा सा, देखना मिटाने वाला जादू देखो रे भाई। ये जो है ना, ये लाइन मिटा देंगे तो देखना हमको जगह मिल जाएगा, मिल गया ना। और एक जादू दिखाते हैं, रुको, घबराना नहीं, गुस्साना उसाना भी नहीं। तो देखना एक जादू हम दिखा रहे हैं, इसको ऐसे करके, इसको बोलते हैं लासो टूल। ठीक है, लासो टूल, ठीक है। और इस लासो टूल से इसे हम लोगों ने सेलेक्ट किया और इसे थोड़ा सा ऊपर कर दिया। देखिए लिखा हुआ भी हम ऊपर कर सकते हैं, गजब। ऐसा तो क्वालिटी तुम लोग देखे नहीं होगे, बहुत महंगा है ये जो लिए है ना, जबरदस्त महंगा है। तो चलो महंगाई का जमाना है, तुम लोग के लिए जान दे सकते हैं ये सब क्या चीज है। चलो ये जो है यहाँ पर गए ऐसे और इसको ऐसे काट दिए। और एक जादू दिखाएं, रुकना, गुस्साना नहीं, जादू है, सुविधा तो उसका फायदा। अरे वो जदुआ कहाँ चला गया रे? अरे अरे हे भगवान, जादू गायब हो गया। चलो भविष्य में कभी दिखाएंगे। चलो अभी मैटर का चीज, जादू देखे, पढ़ने आए कि जादू देखने आए? यहाँ देखो,
FLUORIDES, ये है फ्लोराइड। एक तो मूड खराब हो गया, जादू कहाँ चला गया। ये है क्लोराइड्स। उसके बाद है ये है ब्रोमाइड्स। और उसके बाद है क्या चीज, IODIDES, ये क्या है, आयोडाइड। ठीक है ना। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, यहाँ पर हम लोग देख लिए कि ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब क्या क्या फ्लोराइड वगैरह बनाता है। तो सबसे पहले देखो ऑक्सीजन जो है OF2, कलर चेंज कर लें क्या? कलर चेंज करेंगे ना तो सुंदर दिखेगा, देखना। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोराइड में देखते हैं तो ये OF2, ठीक है, या O2F2 जैसा भी बनाता है फ्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड भी बहुत सारा बनाता है, जैसे कि Cl2O, उसके बाद ClO2, Cl2O7, Cl2O7 और भी कई सारा। ब्रोमाइड की बात करें तो Br2O, आयोडाइड की बात करें I2O5। यहाँ पर इसके अलावा भी कई तरह का कंपाउंड बनता है ऑक्सीजन के साथ और हेलोजन के बीच, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट स्टेबल है ना, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सल्फर जो है वो क्या बनाता है, SF2 बनाता है, SF4 बनाता है, SF6 बनाता है, S2F2 भी बनाता है, इसे भी याद रखना है, S2F2 भी बनाता है। वैसे SF2 से ज्यादा स्टेबल S2F2 ही होता है, इसे भी याद रख लेना आप लोग। उसके बाद क्लोरीन जो है वो बनाता है S2Cl2, क्लोरीन जो है SCl2 भी बनाता है, SCl4 वगैरह बनाता है, लेकिन SCl4 बहुत कम स्टेबल होता है। ठीक है ना। ब्रोमीन जो है S2Br2 जैसा कंपाउंड बनाता है, और कभी कभी कहीं किसी बुक में आप लोगों को दिख जाएगा S2Br3, अजीबे टाइप का कंपाउंड है। तो ऐसा कंपाउंड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। आयोडीन के साथ ब्रोमीन जो सल्फर बहुत कम ही या नहीं के बराबर कंपाउंड बनाता है। सेलेनियम के कंपाउंड की बात करें तो Fe2F2, जैसे सल्फर का है ना, सेम वही सल्फर वाला याद रखो और सेलेनियम वाला याद रखो, SeF4, SeF6, इस तरह का कंपाउंड आता है। और SeF2 जो होता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। इसी तरह सेलेनियम का क्लोराइड भी सेम इसी तरह सल्फर के ही तरह S2Cl2, Se2Cl2, इसी तरह से यहाँ पर SeCl4 भी होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा SeCl2 अनस्टेबल होता है। ठीक है ना। उसी तरह अगर ब्रोमाइड की बात करें तो ये ब्रोमाइड में SeBr2, SeBr4 जैसा कंपाउंड बनाता है, और आयोडाइड के साथ तो बनाता ही नहीं है। टेलुरियम की अगर हम लोग बात करें तो TeF4 है, टेलुरियम फ्लोराइड बनाता है। TeF6 भी बनाता है, टेलुरियम थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। TeF2 रेयरली देखने को मिलता है। TCl2 क्लोरीन के साथ बनाएगा, TCl2, TCl4, ठीक है ना। और भी बनाता है, लेकिन वो सब उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ब्रोमीन के साथ अगर हम लोग देखें TBr2, TBr4 भी बनाता है, जैसा कि ऊपर हम लोग देख रहे थे। और टेलुरियम आयोडाइड के साथ बनाता है, TI4 देखने को मिलता है। फ्लोराइड के साथ पोलोनियम देखने को नहीं मिलता है। पोलोनियम का एक आध हुआ, ऐसे तो पोलोनियम का कंपाउंड है अनस्टेबल है तो क्या बताएं, लेकिन पोलोनियम POCl2, POCl4 जैसा कंपाउंड बनाता है। ब्रोमाइड के साथ ही POBr2 भी बनाता है, POBr4 भी बनाता है। और पोलोनियम जो होता है आयोडीन के साथ POI4। लेकिन ये सब का सब जितना भी कंपाउंड है, ये सब का सब अनस्टेबल है। किसका? पोलोनियम का। पोलोनियम का जितना भी कंपाउंड आप लोगों को दिख रहा है ना, ये सब का सब अनस्टेबल है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इन सारे कंपाउंड को इंडिविजुअली देखने के लिए। तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ पर हम लोग फ्लोराइड्स को देखते हैं, ऑक्सीजन के कंपाउंड को। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही जान रखा है कि ऑक्सीजन जितना भी कंपाउंड बनाया ना, यहाँ पर देखना आप लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि आप लोगों को नजर भी आए और मेरा काम भी चल जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको कोना में फिट कर दिए, और अब देखना तुम लोग ध्यान से कि ये जो ऑक्सीजन का कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन, पहले इसको थोड़ा पेन को मोटा कर लेते हैं। ठीक, तो अब देखना इसका कमाल। तो ऑक्सीजन का कंपाउंड जो है, ऑक्सीजन का कंपाउंड जो है OF2 और O2F2, OF2 और O2F2। यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में +2, और यहाँ पर +1। सही है ना, उतना मोटा भी ठीक नहीं लग रहा है। तो ऑक्सीजन जो है OF2 और O2F2 में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस वजह से इन दोनों कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड। इन दोनों कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्लोराइड। इन दोनों कंपाउंड को हम लोग ऑक्साइड बोल सकते हैं कि नहीं? दे आर नॉट कॉल्ड
ऑक्साइड। इन दोनों को ऑक्साइड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। इन सबको हम लोगों को क्या बोलना पड़ता है बच्चों? फ्लोराइड। लेकिन बाकी सारा मेंबर जो है यहाँ पर, इन सबको अगर तुम लोग देख रहे हो, ऑक्सीजन का ये सारा कंपाउंड जैसे Cl2O, ClO2, Cl2O7, Br2O, I2O5 वगैरह, तो इन सारे कंपाउंड को हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं, ना कि नॉट क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड। इन सबको ब्रोमाइड, क्लोराइड या आयोडाइड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे क्लोरीन और ऑक्सीजन में बोले थे ना कि किसी बाइनरी कंपाउंड में जो दो एलिमेंट है उनमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उसके नाम के आगे आईडी लगता है। यहाँ ऑक्सीजन और क्लोरीन में चूंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से यहाँ पर इन दोनों को फ्लोराइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो ये सारा कंपाउंड है, इन सारे कंपाउंड में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स व्हाई दे ऑल आर कॉल्ड ऑक्साइड, नॉट क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। लेकिन इसके अलावे जो बाकी जितना बच गया, इन सब को हम लोग क्या नाम देते हैं? बाकी सबको हेलाइड ही बोलते हैं। इन सबको हम लोग सल्फाइड वल्फाइड नहीं बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इन देम हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, इस वजह से बाकी सबको हम लोग क्या नाम देते हैं? हेलाइड। तो इतना सा बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इंडिविजुअली अलग अलग बातों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सल्फर की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सल्फर की। तो सल्फर की बात अगर हम लोग करें तो सल्फर जो होता है कई तरह का ऑक्साइड बनाता है, सॉरी कई तरह का हेलाइड बनाता है। जैसे कि S2X2 इसका एग्जाम्पल है, SX2 एग्जाम्पल है, SX4 एग्जाम्पल है, SX6 एग्जाम्पल है। S2X2 में हेलोजन जो है वो क्या क्या हो सकता है? चारों हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। SX2 में हेलोजन X के जगह क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, यहाँ आयोडीन नहीं हो सकता है। यहाँ पर SF4 में X की जगह क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पर X की जगह सिर्फ फ्लोरीन या क्लोरीन हो सकता है। लेकिन SX6 में हेलोजन की जगह सिर्फ फ्लोरीन ही होता है। यानी कि ये जो हेक्साहेलाइड बनाता है ना सल्फर, वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ बनाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाई सल्फर ओनली इन हेक्साहेलाइड ऑफ सल्फर ओनली विथ फ्लोरीन, यानी कि सल्फर जो है सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही हेक्साहेलाइड क्यों बनाता है? तो इसका दो वजह होता है। पहला वजह, बिकॉज फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। फ्लोरीन जो होता है बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एंड इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज सल्फर अप टू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सिर्फ क्लोरीन में इतना ताकत होता है कि सल्फर को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा सके। दरअसल यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा कहाँ है? SF6 में। तो SF6 में फ्लोरीन ही इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पीरियोडिक टेबल में सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में ही ताकत होता है कि सल्फर को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा सके। और दूसरा वजह होता है ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, की फ्लोरीन का साइज चूंकि बहुत छोटा होता है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इट कैन ओनली accommodate अराउंड सल्फर। देखो सल्फर के चारों तरफ सिर्फ यही एकोमोडेट हो सकता है। ये एकोमोडेशन वाली बात क्या होगी? तो जैसे कि SX6 है, ठीक है ना, तो एकोमोडेशन की बात हम लोग समझते हैं कि ये मान लो सल्फर का एटम है, ठीक है ना। सल्फर के एटम के चारों तरफ ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन छोटा एटम होता है ना, तो छोटा एटम होने के वजह से सिर्फ फ्लोरीन ही इसके चारों तरफ आ पाएगा, ठीक है। ये फ्लोरीन ही जो है ये सल्फर के चारों तरफ आ पाएगा। वैसे ये ऐसा नहीं रहता, 3 डायमेंशनल शेप है तो चारों तरफ मिलाकर सल्फर के चारों तरफ फ्लोरीन ही अट सकता है। लेकिन सल्फर का साइज मान लेते हैं इतना है, और बाकी कोई एलिमेंट है क्लोरीन, तो क्लोरीन का साइज बड़ा सा है। ये क्या है? क्लोरीन है। तो बताओ 6 गो क्लोरीन इसके चारों तरफ अटेगा? 6 क्लोरीन अटेगा ही नहीं। 6 क्लोरीन 4 क्लोरीन में लगभग भर गया, तो 6 क्लोरीन इसके चारों तरफ आ ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक वजह होता है। ब्रोमीन का साइज तो और बड़ा हो जाएगा, आयोडीन का साइज तो और बड़ा होते चले जाएगा। इस वजह से
फ्लोरीन ही सिर्फ SF6 वगैरह बनाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इन चीजों को तो पहले भी हम लोगों ने देख रखा है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, ठीक है ना। तो इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखें तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सल्फर का नियॉन 3s2 3p4 और 3d0। अगर आप लोगों को याद है ये है 3s2 3p4 1 2 1 2 3 4 है ना, और 3d0 को देख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्थिति ये हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पर सल्फर 16 को एक्साइट करें, एक्साइटेड स्टेट जिसे हम लोग बोलते हैं, तो क्या होगा कि नियॉन है 3s1 हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा 3s1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर 3p3 करने का मतलब कि 1 2 यहाँ 1 2 3 ही रह गया क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, और यहाँ पर 3d1 आ गया, सही है ना। 3d1 करने का 1 2 3 4, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह S16 और एक्साइटेड स्टेट में गए, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, और एक्साइट किया ये जो यहाँ पर सॉरी 3s2 था ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी ऊपर जंप करा देते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को भी जैसे आप ऊपर जंप कराओगे तो अब हो जाएगा क्या 3s1, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 3s1। तो 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। उसी तरह 3p3 है, 3p3 में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही 3d2 हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ गया है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप लोग बता दो कि अलग अलग कंडीशन में सल्फर के वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग काउंट करते हैं। थोड़ा सा मोटापा इसका घटा देते हैं। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां पर देखो, तो यहाँ 2 ऐसे लिखते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या होगा 2, और यहाँ पर ये क्या बनाएगा SF2, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कितना हो जाएगा +2, किसका, सल्फर का। इसी तरह यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अनुसार जो है वैलेंसी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा SF4 जैसा कंपाउंड, जिसका कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा सेंट्रल एटम सल्फर का +4। और यहाँ पर इस तरह के ऑक्सीडेशन, इस तरह के कंडीशन में अगर सल्फर रहा तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के वजह से वैलेंसी जो है वो कितना हो गया 6। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा SF6 है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम लोग देख रहे हैं कितना है बच्चों +6 के बराबर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सल्फर अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे कैसे कंपाउंड बनाता है। अगर हम लोग और सारे एलिमेंट की बात करें तो और सारा एलिमेंट क्या क्या है यहाँ पर ध्यान से देखो। और सारा एलिमेंट क्या है, सेलेनियम है और टेलुरियम है मोस्टली। तो सेलेनियम टेलुरियम भी हैलाइड बनाता है। ये क्या है फॉर्म, इसे काट देते हैं। ये सेलेनियम टेलुरियम भी फॉर्म हैलाइड्स, लेकिन किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो N +1 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है ना। अगर हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सल्फर को अगर हैलोजन के साथ डायरेक्ट गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऐसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि हैलोजन ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सल्फर फ्लोरीन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, SF2 H2F2 SF4 या SF6, तो आप लोग जवाब दोगे SF6। याद रहेगा आप लोगों को, SF6 बनाता है। सल्फर F2 के साथ अगर डायरेक्ट रिएक्ट कराओगे ना तो SF6, क्योंकि SF6 से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है विथ ट्रेसेस ऑफ SF4, यानी कि SF4 बनेगा लेकिन ट्रेसेस मतलब थोड़ा बहुत मात्रा में SF4 बनेगा। अदरवाइज यहाँ पर क्या चीज बनता है बच्चों, SF6। और एक बात कि SF6 जो होता है ना, ये इनर्ट बिहेवियर, ये इनर्ट बिहेवियर शो करता है। मतलब ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, यानी कि ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्टिव होता ही नहीं है। और हेलाइड्स में खासियत होता है ना हाइड्रोलाइज होने का, तो यहाँ SF6 नॉट हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्यों, ये जो पूछा जाता है ऐसा व्हाई, ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब क्या दोगे कि SF6 जो है
उसमें सल्फर है जैसे मान लिए ये, तो सल्फर के चारों तरफ 6 फ्लोरीन इसको कुछ इस तरह से कवर कर लेता है। 6 गो फ्लोरीन है ना, इसके चारों तरफ, सल्फर के चारों तरफ 6 फ्लोरीन कुछ इस तरह से इसको कवर कर लेता है। देयर इज नो साइट फॉर अटैक ऑफ रिएजेंट, रिएजेंट को अटैक करने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल पाता है, तो रिएजेंट अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो नो अटैक, तो जटैक नहीं बोल रहे हैं, नो अटैक, तो अटैक ही नहीं होगा, तो बताओ तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। क्लियर है ना। तो इसी वजह से SF6 जो होता है ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होता है। और साथ ही साथ जितना भी हेलाइड होता है ना, वो सब का सब हेलाइड जो होता है वो जहरीला भी होता है, लेकिन SF6 जो होता है ये नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, क्योंकि जहरीला होने के लिए ना रिएक्टिव होना भी जरूरी है। शरीर के अलग अलग अंगों से रिएक्शन जो करेगा, तो रिएक्शन करेगा तभी ना जहर की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर अलग अलग हिस्सों से रिएक्शन ही नहीं कर पाता है, जिस वजह से जहर वहर की तरह काम करेगा कि नहीं SF6 जो होता है वो जहर की तरह भी काम नहीं करता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करें SeF6 भी बनता है, या SF4 S2Cl2, ये सब जो होता है ये सब EASILY हाइड्रोलाइज्ड, मतलब ये सब जो होता है आराम से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, मतलब इन सब के हाइड्रोलाइसिस में कोई फर्क नहीं पड़ता, और जहरीला तो होता ही है। अब बात आ ही गई तो SF6 का हम लोग स्ट्रक्चर भी देख ही लेते हैं। स्ट्रक्चर SF6 का क्या होगा, तो SF6 में सल्फर के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और कितना फ्लोरीन है जल्दी से बताओ, 1 2 3 4 5 6, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन, तो 1 फ्लोरीन इधर से बॉन्ड बनाया, 1 फ्लोरीन यहाँ बॉन्ड बनाया, एक इधर बना लिया बच्चा, एक इधर बना लिया मन का कच्चा, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया। कितना मजा आ रहा है हमको पढ़ाने में, तुमको मजा आ रहा है पढ़ने में मजा आता है क्या, सर मजाक कर रहे हैं, तो खैर जो भी है, मजाक करना चाहिए करके। तो यहाँ क्या होता है कि बताओ कितना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, तो टोटल कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, टोटल जो है यहाँ पर 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से ये SF6 जो है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर बताओ सल्फर का, एक्चुअली सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट 6 है, तो क्या हो जाएगा sp3d2, और sp3d2 के साथ साथ इसका शेप जो होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप भी होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं इसका ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा है, एस, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ 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 6 जगह फ्लोरीन, इस दोनों फ्लोरीन को अगर हम लोग 3 डायमेंशनल शेप बनाए, तो ये 2 फ्लोरीन आर प्रेजेंट एबव द प्लेन, ये जो है फ्लोरीन, ये फ्लोरीन एबव द प्लेन, और ये दोनों फ्लोरीन जो है इस तरह से अगर बना दें, तो ये दोनों फ्लोरीन आर प्रेजेंट बिलो द प्लेन, और ये चारों फ्लोरीन एक प्लेन में है, और ये एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। तो बताओ इस शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्टाहाइड्रल शेप। और बॉन्ड एंगल कितना होगा बताओ, तो इसका बॉन्ड एंगल जो होगा दैट इज एक 90 डिग्री, सही है ना, तो 90 डिग्री। इसी तरह SeF6 का भी सेम जो होगा, ये सेम शेप जो होगा वो किसका शेप होगा, SeF6 TeF6, ऐसा अगर कंपाउंड बनाएगा तो उसका भी शेप ऐसा ही होगा विथ सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। सिमिलरली अब साथ ही साथ हम लोग SF4 का भी देख लेते हैं, तो सल्फर जो है 1 2 3 4 5 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, 1 फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, और एक फ्लोरीन यहाँ दिखा, तो कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, देखो ध्यान से, टिंग टिंग टिंग, तो कुल मिलाकर इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें है क्या, आप लोग गौर करोगे, 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो कुल मिलाकर 4 1 5 टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर कितना टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 5। तो 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनुसार ये जो सल्फर है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, sp3d। 5 के अनुसार इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना हो गया, sp3d। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, तो अब शेप की बात करते हैं। तो शेप में क्या होता है कि 5 के अनुसार होना चाहिए ट्रायंगुलर प्लानर, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, यानी सल्फर ऐसे रहे, एक जगह ऐसा रहे, एक जगह ऐसा, गलती हो गया, फिर से इसको मिटाते हैं, पहले देखो सीखो मिटाने में, अब काटेंगे ना वीडियो। यहाँ पर इस लासो टूल से ऐसे सेलेक्ट कर लिए,
और ये जो डिलीट वाला बटन है ना, इसको दाब दो। तो देखो ये हम लोग टेक्निकल वीडियो भी बनते जा रहा है, समझ रहे हो कि भविष्य में तुम लोग मेरे तरफ बेरोजगार रहो तो ये सब काम करो, नहीं पढ़ो लिखोगे तो मास्टर बन जाओगे रेलवा। तो ये जो है सल्फर, ये कुल मिलाकर 5 के लिए यही ना जगह होता है कि 3 एक प्लेन में 120 डिग्री पर और एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन SF4 का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, जैसे यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर होना चाहिए इनमें से कहीं जगह पर, और एक लोन पेयर कहीं होना चाहिए। तो देखा क्या जाता है कि लोन पेयर जो है, इसे पहले मिटा लेते हैं, कि लोन पेयर जो है वो लोन पेयर कहाँ रहता है, लोन पेयर मौजूद होता है इस जगह पर, ठीक है ना। तो लोन पेयर मैंने यहाँ पर बना दिया, और बाकी जो 4 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन ऐसे, इसे अगर हम लोग ले लाभ हो गया ये, तो यहाँ पर एक फ्लोरीन बनाते हैं ऐसे, ये ऐसे राम, ये क्या हो रहा है भाई, फिर से बनाते हैं कि ये जो है ऐसे ऐसे सटे हुए नहीं करेंगे, ठीक। बाप रे, तो जादू, एक्स्ट्रा जादू हो गया। देखो ये वाला बुद्धि कैसे करता है ना, ये इन टू शेप है ना, इसको हटा दो। तो जैसे हटा दिए तो ये जादू भी अब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब करते कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो फ्लोरीन है, पहला फ्लोरीन दिस इज प्रेजेंट एबव द प्लेन, और दूसरा फ्लोरीन जो यहाँ हम लिख रहे हैं दिस इज बिलो, ये वाला मान लेते हैं जो सॉलिड लाइन है, दिस इज एबव द प्लेन, और डैश वाला लाइन जो है दैट इज बिलो द प्लेन। तो ये तीनों, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों फ्लोरीन जो है दीज आर प्रेजेंट इन ए प्लेन, और बाकी ये 2 फ्लोरीन एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, इस तरह से ये मौजूद रहता है, एक ऊपर और एक नीचे। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सीसॉ, सीसॉ शेप, ठीक है ना। इस शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं, सीसॉ। और यहाँ पर अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें तो इन दोनों के बीच बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन ये लोन पेयर जो रिपेल करता है ना, तो इस वजह से बॉन्ड एंगल घट के हो जाता है 102 डिग्री। क्या होता है, रिपल्सन के वजह से 120 का जो जीरो होता है ना, वो जीरो आ जाता है इनमें, और तो याद कर लो, ये टेक्निक है याद करने का, 102 डिग्री हो जाता है। और बॉन्ड लेंथ तो हमको याद है, इसको याद करने का जरूरत नहीं, 165 पिकोमीटर। अरे ये बॉन्ड एंगल का भी सवाल आता है, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये बॉन्ड एंगल भी लोन पेयर के वजह से रिपेल होता है, और ये लगभग 172 डिग्री के आसपास होता है, थोड़ा बहुत, यानी कि दोनों जगह झुक जाता है। तो इसे भी आप लोग याद करना। अब एक और हम लोग शेप को देख लेते हैं, और वो शेप जो है SCl2 है, S2Cl2 का। थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 वीडियो को एक में सबमर्ज कर दिए कि पूरा केमिकल प्रॉपर्टी अभी खत्म हो जा रहा है, तुरंत खत्म हो ही गया। अब S2Cl2 जो है, S2Cl2 को देखोगे तो S2Cl2 का शेप जो बोला जाता है, याद रखना होता है नॉन प्लानर। S2Cl2 जो है ना, ये नॉन प्लानर होता है। वो कैसे, एक सल्फर दूसरा सल्फर, ये आपस में बॉन्ड बना लिया इस तरह से, और 2 क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन मान लो इसी प्लेन में हम दिखा दिए, और दूसरा क्लोरीन जो है दैट इज प्रेजेंट एबव द प्लेन, दूसरा क्लोरीन जो है ना दैट इज प्रेजेंट एबव द प्लेन। जैसे कि ये सोच लो, ये क्लोरीन, ये सल्फर मोबाइल के प्लेन में है, तुम लोग के मोबाइल के स्क्रीन के प्लेन में, और ये क्लोरीन जो है जस्ट वर्टिकल है, ऊपर की तरफ एकदम खड़ा 90 डिग्री में, एकदम इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। कैसे इसको, इसका ना बहुत सारा बॉन्ड पैरामीटर्स वगैरह याद रखना पड़ता है, इसीलिए इसको प्लानर बोलते हैं कि नॉन प्लानर बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको नॉन प्लानर बोलते हैं। अलग अलग बॉन्ड पैरामीटर अगर आप लोग याद रखना चाहो तो यहां से यहां तक का जो बॉन्ड लेंथ होता है लगभग 1.95 एंगस्ट्रम होता है, और ये सल्फर और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है ये लगभग 2.05 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। और अगर हम लोग मान लें कि ये सल्फर और क्लोरीन पहला प्लेन में है, और ये सल्फर और क्लोरीन, ये सल्फर क्लोरीन दूसरा प्लेन में है, तो एंगल बिटवीन प्लेन 1 and 2 इज 90 डिग्री। याद रहेगा ना कि दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है वो कितने के बराबर होता है, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर, कि दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर। और इस स्ट्रक्चर का नाम जो होता है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं GAUCHE। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पर अच्छे से आप लोगों को बता रहा हूँ। अब कुछ लास्ट 1-2 बातों को हम लोग देख लेते हैं, और लो लास्ट 1-2 बात ये है कि जितना भी टेट्राफ्लोराइड है, टेट्राफ्लोराइड क्या है, अमोंग TETRAFLUORIDES ऑफ सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, जैसे SF4, SeF4, सॉरी
TeF4 इन टेट्राफ्लोराइड की अगर हम लोग बात करें, उसमें ये जो SF4 है ना, ये गैस होता है, याद रहेगा, ये जो है लिक्विड होता है, और TeF4 जो है ये सॉलिड होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा बात देखते हैं। अगर दूसरा बात ये है कि टेट्राक्लोराइड की अगर हम लोग बात करें, जैसे HCl4 है, AcCl4 है और TCl4 है, तो इनमें HCl4 जो होता है, दिस इज अनस्टेबल लिक्विड, ठीक है ना, ये अनस्टेबल लिक्विड फॉर्म में रहता है। और ये दोनों जो है दे आर सॉलिड और कंपेरेटिवली स्टेबल, PARATIVLY स्टेबल। कंपेरेटिवली स्टेबल मतलब ऐसा नहीं सोच लेना कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन समहाउ HCl4 से स्टेबल होता है। ये जो सेलेनियम और टेलुरियम का टेट्राहेलाइड होता है, सेलेनियम और टेलुरियम का टेट्राहेलाइड जो होता है, ये मोनोमेरिक स्ट्रक्चर में रहता ही नहीं है। ये टेट्राहेलाइड जो होता है दोनों का, ये सेलेनियम और टेलुरियम का टेट्राहेलाइड, ये हमेशा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में रहता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। और पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का चेन चूंकि बहुत लंबा नहीं होता है ना, इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं ऑलिगोमेरिक स्ट्रक्चर। यानी कि ये सब ऑलिगोमेरिक स्ट्रक्चर, जैसे कि एग्जांपल के रूप में बोले, AcCl4, AcBr4, TCl4, TBr4, TI4, क्योंकि टेरिलियम जो है आयोडाइड भी अच्छे से बनाता है, आप लोगों को याद होगा। तो ये सब का सब जो है, ये सब का सब जो होता है, ये टेट्रामर के रूप में रहता है, टेट्रामेरिक फॉर्म। ये चार चार का मतलब इतना होल फोर, इतना होल फोर, समझ रहे हो ना, ये टेट्रामेरिक फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें TeF4 का, टेलुरियम फ्लोराइड का बात, तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है। ये किस फॉर्म में रहता है? पॉलीमेरिक फॉर्म। ये छोटा छोटा बात था हेलाइड्स को लेकर। तो यहां पर हम लोग जान गए कि आज केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 16 का कंप्लीट हुआ, और कल से जो है ना, कल से हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स को देखेंगे। कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर से, जहां तक देख रहे हो। अब आप लोगों को क्या रहना है, ATTENTIV, ध्यान से, ये अटेंटिव। अटेंटिव किसके प्रति? टुवर्ड्स योर व्हाट्सएप मैसेज इन ग्रुप, ठीक है ना। किसी भी वक्त मैसेज आएगा, किसी भी वक्त वो खतरनाक मैसेज आप लोगों के पास आएगा, और उस मैसेज में आप लोगों को बताया जाएगा टाइमिंग ऑफ नेक्स्ट वीडियो दैट इज टू बी अपलोडेड। लिंक जो है मिल भी सकता है, मिल भी सकता है, और नहीं भी मिल सकता है भैया। और क्या है, दूसरे लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, उर्दू जानते हो, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है ना, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है ना। लिंक मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अब थोड़ा फ्रेंच लिखते हैं। फ्रेंच में होमवर्क दे रहे हैं, HOMEWORK, ठीक है, होमवर्क। तो होमवर्क है कंप्लीट द नोट्स, COMPLETE the notes of P block, BLOCK। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा वहां तक का नोट्स आप लोगों को कंप्लीट करना है। दूसरा, डू all the in-text INTEXT problems PROBLEMS of ABC। ज्यादा उड़ना नहीं, बेसिक होता है, आदमी से औकात पर आने लगता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है, प्लीज प्लीज, PLEASE, प्लीज रिमेंबर, REMEMBER the complete COMPLETE notes of P block, BLOCK till today, TILLTODAY। क्या बोलते हैं वो लास्ट में? ALLTHEBEST my LOLS। जाने का मन नहीं कर रहा है। बाय, बाय कैसे होता है? BYE, चलो खत्म।